जय हिंद। एसएससी एमटीएस क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। आपके लिए आज इतिहास मतलब भारत एवं विश्व के इतिहास और प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। प्रश्नों को विस्तार से बताएंगे कि कैसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आप लोग के लिए ये नोट्स है इतिहास का, इसमें सारे चीज़ को कवर किया गया है और इसमें सारे जो टॉपिक्स हैं उनको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया गया है, जिससे छात्रों को समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। वह उनको अच्छे तरीक़ा से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और यहाँ से प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आते रहते हैं। तो जो भी साथी इतिहास के बारे में अगर शुरू से नहीं पढ़ पाए तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आप लोग को डेली इस वीडियो को देखना होगा और डेली इस चैनल पर हम इस वीडियो को बनाकर अपलोड करेंगे। इतिहास का होगा, भूगोल का कराएंगे, साइंस का भी कराएंगे, मतलब सारे टॉपिक्स को हम छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर कर जहाँ से प्रश्न एसएससी एमटीएस एग्जाम में बनेंगे या कोई भी एग्जाम होगा, उन सारे एग्जाम के लिए ये जो वीडियो होंगे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स होंगे। तो आप लोग इस चैनल को फॉलो कीजिएगा, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। ध्यान से देखिएगा, जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसके बारे में हम लोग ध्यान से समझेंगे कि इतिहास देख सकते हैं यहाँ पे जो प्राग ऐतिहासिक काल है, ठीक है। यहाँ पे इतिहास को ध्यान से समझिएगा। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे फर्स्ट हुआ ये इतिहास, इसके बाद यह सेकेंड हुआ और इसके बाद थर्ड हो गया। तो ध्यान में रखना होगा, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक हो गया ऐतिहासिक काल, एक दूसरा हो गया आग ऐतिहासिक काल, तीसरा हो गया प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। समझ में आ गया? इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल और प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। अब आते हैं प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो प्राग ऐतिहासिक काल है नवपाषाण काल, इसके बाद मध्य पाषाण काल और आगे देखिएगा पूरा पाषाण काल। तो ध्यान में रखना होगा, जो प्राग ऐतिहासिक काल से जो है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। यहाँ से प्रश्न आते हैं एग्जाम में, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, जो हम लोग का जो पूरा पाषाण काल है, ये पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो समझ में इतना कुछ आ गया। आगे देखेंगे जो हम लोग दूसरा है आग ऐतिहासिक काल। आग ऐतिहासिक काल को जो है 2 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में डिवाइड किया गया साथियों? तो 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक जो है सिंधु घाटी सभ्यता और जो एक जो है वैदिक सभ्यता। यहाँ से भी प्रश्न हमारे एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ जानकारी आप लोग को सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ याद भी होगा, याद भी आप लोग को साथ ही साथ करवाते चलेंगे। तो ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, फॉलो भी इस चैनल को कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। जो वैदिक सभ्यता की बात करेंगे दोस्तों, जो वैदिक सभ्यता है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। वैदिक सभ्यता को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आप लोग देख सकते हैं, जो प्रारंभिक वैदिक काल हो गया और दूसरा जो हो गया उत्तर वैदिक काल हो गया। समझ में आ गया? वैदिक सभ्यता को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक प्रारंभिक वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। समझ गए? अगर मानेंगे हम लोग, जो प्रारंभिक वैदिक काल है ये कितना से कितना ईसा पूर्व था? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। ये प्रश्न आया है एग्जाम में। जो निम्नलिखित में से प्रारंभिक वैदिक काल का समय सीमा निर्धारण किया गया है, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। क्लियर है? अगर बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल जो है इसका जो समय निर्धारण किया गया है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। तो ये चीज़ क्लियर हो गया, ये चीज़ समझ में आ गया, ठीक है। आग ऐतिहासिक काल और प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में समझ में आप लोग को आ गया होगा, ठीक है। अगला जो हम लोग देखेंगे, जो ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल के बारे में देख लीजिए। ऐतिहासिक काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक प्राचीन भारत का इतिहास, जो हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड प्रश्न कैसे बनते हैं, जो मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो ध्यान में रखना होगा, ऐतिहासिक काल को 3
पार्ट में डिवाइड किया गया है। आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब हम लोग का अगला जो टॉपिक है देख सकते हैं यहाँ पे, इसका काल, यहाँ पे देखेंगे काल, इसके बाद स्थल और प्राप्ति। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। जो पूरा पाषाण काल की बात करेंगे, इसका स्थल जो है भीमबेटका है, ध्यान में रखना होगा। भीमबेटका जो है पूरा पाषाण काल का समय है। और ये जो भीमबेटका प्राप्ति कहाँ से हुआ है, तो गुफा चित्र से हुआ है। भीमबेटका गुफा चित्र से जो है भीमबेटका जो स्थल है यहाँ से प्राप्त हुआ है। समझ में आ गया। आगे बात करेंगे जो मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल का जो स्थल है सराय, नाहर, राय और महदाया है। याद रखना होगा, सराय, नाहर हो गया, राय और इसके बाद महदाया हो गया। ठीक है, महदाहा। ठीक है। मानव के अस्थि पंजर का पहला अवशेष, ध्यान में रखना होगा, मानव के अस्थि पंजर का जो पहला अवशेष मिला था ये किस काल में मिला था दोस्तों, तो मध्य पाषाण काल में मिला था। ये प्रश्न बन सकता है। मानव के अस्थि पंजर का पहला अवशेष किस काल में मिला था, मध्य पाषाण काल में। समझ में आ गया। चौपानी मांडो, ध्यान में रखिएगा, चौपानी मांडो से क्या है, ये स्थल जो है जिसमें वन्य धान का प्रमाण मिला है। वन्य धान का प्रमाण जो है कहाँ से मिला है, तो चौपानी मांडो से मिला है। ये भी मध्य पाषाण काल का समय है। ठीक है। आदमगढ़ और बागोर, ध्यान में रखना होगा, आदमगढ़ और बागोर ये जो है ये पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हैं। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य जो है कौन कौन से हो जाएंगे, आदमगढ़ और बागोर हो जाएंगे। ये सारी चीज क्लियर है, समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे आगे आप लोग को कुछ बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अगला जो हम लोग का बात है कि नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में क्या है, इस काल की प्रमुख देन कौन कौन सा है, कृषि का विकास, आग का सर्वप्रथम प्रयोग और पहिए का आविष्कार। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंस है उसी को ध्यान में रखकर बनाया गया है, फालतू चीज़ को ध्यान में नहीं रखा गया है कि लेंदी लगेगा। ठीक है। तो नव पाषाण काल की जो प्रमुख देन है, कृषि का विकास, ध्यान में रखिएगा। आग का सर्वप्रथम प्रयोग आता है प्रश्न यहाँ से, पहियों का आविष्कार ये भी आता है। यहाँ पे बात करेंगे, देखेंगे यहाँ पे जो नव पाषाण काल की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन सा स्थल है, कोल्डिहवा है, ध्यान में रखना होगा। इसमें कौन कौन से स्थल है दोस्तों, तो एक कोल्डिहवा हो जाएगा, बुर्ज होम होगा, चिरांद होगा। ठीक है, ये सारे स्थल हैं। आगे देखेंगे जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है, सर्वप्रथम चावल का साक्ष्य कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से मिला है, सर्वप्रथम चावल का साक्ष्य कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ है। ओके, क्लियर है। बुर्ज होम की बात करेंगे तो मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का अवशेष, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का जो कंकाल का अवशेष है ये बुर्ज होम से मिला है। बुर्ज होम से कौन क्या मिला है, तो मानव के कंकाल मिले हैं और कुत्ते के कंकाल का अवशेष मिला है बुर्ज होम से। क्लियर है दोस्तों। ये सारे नव पाषाण काल के स्थल हैं। सर्वप्रथम चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कोल्डिहवा से मिला है। इंपॉर्टेंस है ये। इसके बाद अगला जो देखेंगे हम लोग कि पशु हड्डी और हिरण के सींग का उपकरण ये चिरांद से मिला है। कहाँ से मिला है, चिरांद से मिला है। जो पशु के हड्डी है, हिरण के सींग है, इसका जो उपकरण है ये साक्ष्य कहाँ से मिला है, चिरांद से मिला है। इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा है। आगे देखेंगे जो संगन, कल्लू, पिकली हल और उत्तनूर, ये जो है राख के टीले के साक्ष्य मिले हैं। राख के टीले के जो साक्ष्य हैं, पिकली हल, उत्तनूर और कल्लू, और बात करेंगे जो संगन है यहाँ से ये राख के टीले के साक्ष्य प्राप्त हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे चीज़ ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। प्रश्न यहाँ से एक जरूर बनेगा, वह चाहे कोई भी एग्जाम हो। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में, ध्यान में रखना होगा। सिंधु सभ्यता, ध्यान में रखिए, सिंधु सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। यह प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, कई बार एग्जाम में प्रश्न आया है। सिंधु सभ्यता को कौन सी सभ्यता के नाम से जाना जाता है साथियों, तो सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है। अगर बात करेंगे जो इसकी मान्य तिथि है इसकी सिंधु सभ्यता की, वह 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व है। 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व है सिंधु सभ्यता की मान्य तिथि। क्लियर है। विस्तार की बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। उत्तर में मांडा है, चिनाब तट हो जाएगा।
दक्षिण की बात करेंगे तो दैमाबाद हो जाएगा, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। पूर्व में आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर स्थित है, और पश्चिम में सुतकोटदा जो दासक नदी के तट पर स्थित है। तो ध्यान में रखना होगा, ये सारे चीज इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं आप लोगों को। उत्तर में मांडा है, ये सिंधु सभ्यता की बात हो रहा है। दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतकोटदा। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग सिंधु सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल है उसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखेंगे कि सिंधु सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उसमें कौन कौन से चीज इंपॉर्टेंस है, उस चीज को ध्यान में हम लोग रख के देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग स्थल देखेंगे सिंधु सभ्यता की। हड़प्पा का बात करेंगे। हड़प्पा जो है मांटगोमरी जिला पंजाब में स्थित है, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ध्यान में रखना होगा, बहुत बार इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से आया है प्रश्न। हड़प्पा कहाँ पे स्थित है? पंजाब में स्थित है। ध्यान में रखना होगा, हड़प्पा कहाँ पे स्थित है साथियों? पंजाब में स्थित है। मांटगोमरी जिला में स्थित है। किस नदी पर स्थित है हड़प्पा? रावी नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो रावी नदी पर स्थित है। ठीक है, इसके जो उत्खनन करता है दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था दोस्तों? तो 1921 में किए थे। कब किए थे? 1921 में किए थे। समझ में आ रहा होगा, ध्यान से सुनिएगा ना तो बहुत कुछ आप लोग को सीखने को मिलेगा, याद होते चलेगा। इतना कुछ पता चल गया। अब हम लोग आगे देखेंगे इसकी प्राप्ति। इसकी प्राप्ति ध्यान से देखिएगा। इसकी जो प्राप्ति है दोस्तों, इसमें हड़प्पा सभ्यता में देखेंगे विशाल अन्नागार देखने को मिलेगा, सावधान मिलेगा यहाँ पे देखने को, नृत्य मृदा का खंडित धड़ देखने को मिलेगा। इसके बाद आयतकार मुहर पर स्त्री के गर्भ से निकला पौधा। ये बहुत बार प्रश्न आया है और देखिए यहीं पे बहुत सारे विद्यार्थी विचलित हो जाते हैं कि ये कैसा प्रश्न है, हमने इसको पढ़ा ही नहीं है। तो ध्यान में रखना होगा, ये जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में है, जो इसकी प्राप्ति हुई है हड़प्पा सभ्यता से। विशाल अन्नागार, सावधान मिला है, नए प्रकार के जो नृत्य मुद्रा का खंडित धड़ मिले हैं, आयतकार मुहर पर स्त्री के गर्भ से निकला पौधा, ये हड़प्पा सभ्यता मिला है। क्लियर है दोस्तों? इतना कुछ समझ में आ गया। ठीक है, आगे देखिए, आगे आप लोग को समझाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मोहनजोदड़ो के ऊपर। अब हम लोग आगे बात करेंगे मोहनजोदड़ो के ऊपर। ठीक है, मोहनजोदड़ो देख लीजिएगा। यहाँ पे मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है, दाएं तट पर लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो जो स्थित है सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ये पाकिस्तान में है। जो मोहनजोदड़ो है ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में किया गया है। कब किया गया है दोस्तों? थोड़ा सा रोकिए। राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में किया गया है इसकी खोज। किसकी? तो मोहनजोदड़ो की खोज किया गया है 1922 में। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे इसमें क्या क्या प्राप्त है। देखिए, बृहत स्नानगार, विशाल अन्नागार, नर्तकी की कांस्य मूर्ति, एक मुद्रा पर प्रदाशासन की मुद्रा में का चित्रण, इसके 3 मुख हैं। ठीक है, तो ये जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो ये सारे चीज आप लोग को बताएं जो प्राप्ति हुआ है ये मोहनजोदड़ो से हुआ है। तो ध्यान में रखना होगा दोस्तों। अभी आप लोग को हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताए हैं और हड़प्पा सभ्यता की खोज बता दिए, सारे चीज आप लोग को ध्यान से समझा दिए। ठीक है, आगे चल देंगे हम लोग। लोथल को याद कीजिएगा। लोथल किस नदी पर है? भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद मतलब कहाँ पे? गुजरात याद कीजिएगा। लोथल गुजरात। ठीक है, लोथल गुजरात भोगवा नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, पाकिस्तान में हो जाएगा। और हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है, ये पंजाब में हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, समझ में आ गया। हड़प्पा दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो राखल दास बनर्जी, लोथल AR राव इसके द्वारा खोज किया गया 1955 में। कब किया गया है? 1955 में। इसमें क्या क्या प्राप्ति हुआ है? तो 3 युगल समाधिकरण, डाकयार्ड गोदीबाड़ा, मनके बनाने के कारखाने, हाथी दांत का पैमाना, इसमें प्राप्त हुआ। किसमें प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो लोथल में प्राप्त हुआ। हाथी दांत का पैमाना लोथल में प्राप्त हुआ है, आया है प्रश्न ये। मनके बनाने का कारखाना ये भी लोथल से प्राप्त हुआ है। क्लियर है दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं है। आगे चल देंगे हम लोग, बढ़ेंगे धौलावीरा की ओर। धौलावीरा जो है ये कच्छ का रन है। धौलावीरा जो हो जाएगा
ये कच्छ का रण, ये कहाँ पे है धौलावीरा, तो गुजरात में स्थित है। ये कहाँ पे है धौलावीरा जो है, ये गुजरात में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे बात करेंगे जो इसकी खोज किए हैं R.S. विस्ट के द्वारा 1990 से 91 के बीच खोज किया गया। मतलब जो धौलावीरा आप लोगों को समझा रहे हैं, ये कच्छ का रण मतलब कहाँ पे हो जाएगा धौलावीरा, तो ये गुजरात शहर में स्थित है धौलावीरा। क्लियर है दोस्तों। R.S. विस्ट के द्वारा 1990 से 91 के जो समय है इसका खोज किया गया। ठीक है, 1990 से 91 के समय खोज किया गया R.S. विस्ट के द्वारा। 1967 से 68 ये जेपी जोशी हो जाएंगे। 1967 से 68 जेपी जोशी ये खोज किए। उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था, यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान थोड़ा सा, हाँ ठीक है, यहाँ पे बड़ा कर दिए। उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था आप लोग धौलावीरा में देखने को मिलेगा। 10 चीनों वाला एक शिलालेख, 10 चीनों वाला एक शिलालेख, ये जो है धौलावीरा में प्राप्ति है। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। आगे देखिएगा, हम लोग चलेंगे कालीबंगा के ऊपर। कालीबंगा देखेंगे यहाँ पे जो है हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में स्थित है, हनुमानगढ़ में। इसके देख सकते हैं खोजकर्ता बीबी लाल बीके थापड़, बीबी लाल बीके थापड़ हो जाएंगे। 1961 में खोज किया गया है। और आगे देखिएगा इसमें क्या क्या प्राप्ति हुआ है। कच्ची ईंटे की बने भवने, जूते हुए खेतों का साक्ष्य, भूकंप आने का साक्ष्य और प्रायः सभी घरों में कुएं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो कालीबंगा है, एग्जाम में आता है प्रश्न। कच्ची ईंटों के भवनों के साक्ष्य कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है भैया। जूते हुए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। भूकंप आने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। प्रायः सभी घरों में जो कुएं बने हैं ये कहाँ से मिले, कालीबंगा से मिले। कालीबंगा कहाँ है दोस्तों, तो राजस्थान में है। धौलावीरा कहाँ है, तो गुजरात में हो जाएगा। हड़प्पा कहाँ पे है, तो पंजाब में है। ठीक है, पंजाब में रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। तो ये सारे चीज़ ध्यान में रखना होगा। और जो इसका समय है ये इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ जो प्राप्ति हुआ है, साक्ष्य प्राप्त हुआ, इसको भी ध्यान में रखना होगा। क्लियर है दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे जो राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी ध्यान में रखिएगा, ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है। घग्गर नदी या सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। हिसार कहाँ है, हरियाणा में। तो राखी गढ़ी जो है हरियाणा में है। ये सूरजभान के द्वारा खोज किया गया है। इसमें देखेंगे, बात करेंगे इसमें क्या क्या मिला है। तो इसमें भारत में स्थित सबसे बड़ा सैंधव स्थल, भारत में स्थित सबसे बड़ा जो सैंधव स्थल है ये राखी गढ़ी में मिला है। ठीक है, राखी गढ़ी कहाँ पे है, तो हिसार हरियाणा में हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, इतना कुछ समझ में आ गया। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही चीज़ आप लोग को करा रहे हैं, फालतू चीज़ हम नहीं कराएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, बनवाली के बारे में बात करते हैं। चलिए बनवाली पर हम लोग पहुंचते हैं। बनवाली जो है ये फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है। बनवाली जो है फतेहाबाद हरियाणा, तो दो चीज़ हरियाणा में हो जाएगा, एक राखी गढ़ी और एक बनवाली। समझ में आ गया। R.S. विस्ट के द्वारा खोज किया गया है। 1973 से 74 समय सीमा माना गया है इसका। और पक्की मिट्टी की बनी हल प्रतिकृति बनवाली में मिला है। पक्की मिट्टी की बनी जो हल कृति है, प्रतिकृति, ये बनवाली में। ठीक है, रोपण की बात करते हैं, ये सतलज नदी पर हो जाएगा, ये पंजाब में हो जाएगा। तो हड़प्पा भी पंजाब में है और रोपड़ भी पंजाब में है, ध्यान में रखना होगा। योगदंत शर्मा है, 1953 से 56 हो जाएगा। और मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो मनुष्य के साथ जो पालतू कुत्ते हैं दफनाए जाने का जो साक्ष्य है, दफनाए जाने का जो साक्ष्य है, ये कहाँ से मिला है, तो रोपण से मिला है। तो इतना कुछ समझ में आ गया दोस्तों। तो हम ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, छोटे छोटे वीडियो रहेगा, आप लोग को बहुत बेहतर तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। तो ये क्लियर हो गया सारे कुछ। ठीक है, तो हम लोग फिर से हम आगे के क्लास में इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं मेन उसको कराएंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।